भारत में अमीर राज्य, कुछ राज्य भारत के अमीर राज्य बन गए हैं, वही भारत के कुछ राज्य अब गरीब राज्यों की श्रेणी में हैं और प्रति व्यक्ति पर पर्सन इनकम में 5 to 6 टाइम्स का अंतर हो गया है। तेलंगाना 3,87,000 पर पर्सन इनकम है, कर्नाटका 3,80,000 पर पर्सन इनकम है, तमिलनाडु 3,61,000 पर पर्सन इनकम है, वहीं बिहार 69,000, ओनली 69,321 का इनकम है, उत्तर प्रदेश 1,08,000 पर पर्सन इनकम है। तो दक्षिण के और पश्चिम के राज्यों के बीच जो ये इनकम का इतना बड़ा गैप आया है सामने, यह भारत के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, फेडरल सिस्टम के लिए, देश की पॉलिटी के लिए खतरनाक संकेत है। आप देखिए कि दक्षिण, साउथ और वेस्टर्न इंडिया के जो राज्य हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात, इन राज्यों ने आईटी सेक्टर में शानदार प्रगति की है। यह भारत के आईटी सेक्टर के सारे डेवलपमेंट के मेन केंद्र यही हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के जितने प्लांट्स आ रहे हैं भारत में, जो भी कंपनी बाहर से आ रही है, वो सारे प्लांट इधर ही लग रहे हैं। और जो स्टेज 3 डेवलपमेंट है, जिसे आप उच्च स्तरीय सेवाओं का विकास कहते हैं, तो आईटी हो, ऑटोमोबाइल हो, स्टेज 3 डेवलपमेंट हो, में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात भारत को लीड कर रहे हैं। यही कारण है कि अकेले महाराष्ट्र भारत के कुल जीडीपी का 13.3% का कंट्रीब्यूशन अकेले महाराष्ट्र का है। वहीं उत्तर और पूर्वी भारत, नॉर्थ इंडिया के स्टेट और ईस्ट के स्टेट की हिस्सेदारी यदि आप देखें, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के राज्यों की, तो अभी भी ये प्राथमिक क्षेत्रों में जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर और एसोसिएटेड एक्टिविटीज, इस पे ही मुख्य निर्भरता इन राज्यों के लोगों की है, मुख्य व्यवसाय है। औद्योगिक विकास लगता है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में रुक सा गया है। जहां साउथ और वेस्टर्न इंडिया के स्टेट डेवलपमेंट के नए नए अचीवमेंट्स अचीव कर रहे हैं, वहीं बिहार में आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे देखिए तो कुछ नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में नए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पे कोई खास स्थिति नहीं है। वेस्ट बंगाल जो कभी इंडस्ट्रियली डेवलप तरीके से आगे बढ़ रहा था, आज वहाँ भी स्थिति खराब है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये हो रहा है उसके बहुत सारे कारण हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और साउथ के राज्य यदि जो सेंट्रल टैक्स पूल में सबसे अधिक पैसा जमा करते हैं, तो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा है और साउथ के राज्य आप देखें तो जो सेंट्रल टैक्स पूल में सबसे अधिक पैसा जमा कर रहे हैं। और जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है भारत में, उसमें जो भारत के 5 स्टेट हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात, वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 72% की हिस्सेदारी कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि भारत की पॉलिटी देश के डेवलपमेंट में किस तरह का इम्बैलेंस जो सामने आ रहा है, उसे रोकने में, उसे ठीक करने में और रीजनल डेवलपमेंट में आप कह सकते हैं कि फेल हो रही है देश की पॉलिटी। महाराष्ट्र अकेले 35% जो है डायरेक्ट टैक्स में पे करता है, डायरेक्ट टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में मुंबई हम सब जानते हैं, और मैक्सिमम जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनका हेडक्वार्टर मुंबई है। तो कॉरपोरेट टैक्स का ये हब है देश की आर्थिक राजधानी होने के कारण, और यही कारण है कि महाराष्ट्र डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 35% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है।
ऐसे ही यदि आप जीएसटी का कलेक्शन देखें तो 50% जीएसटी का कलेक्शन महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु सिर्फ 4 राज्यों से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि भारत की इतनी विशाल जनसंख्या, भारत के 28 स्टेट में सारी आर्थिक गतिविधि, विकास के सारे मानक के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो भारत के 5-6 राज्यों में ही सारा लग रहा है कि देश की इकोनॉमी सेंट्रलाइज हो गई है, और बाकी सारा इंटायर इंडिया जो बचा हुआ भारत है वो प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर और एसोसिएटेड एक्टिविटीज में ही अपने को इन्वॉल्व रखा हुआ है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लगातार वहाँ कमजोर हो रहा है, और इसका परिणाम ही है कि 5 to 6 टाइम का अंतर है। आप बिहार से और तेलंगाना का, तमिलनाडु का, कर्नाटका का यदि पर पर्सन इनकम देखें, उत्तर प्रदेश से भी देखें तो 4 टाइम्स का अंतर है, बिहार से 5 टाइम्स से अधिक का अंतर है। तो 5 to 6 टाइम का जो ये पर पर्सन इनकम का ये गैप है, यह भारत में कई तरह की समस्याओं को जन्म दे रहा है। इंटरनल जो माइग्रेशन है, जो आंतरिक प्रवासन है, इसके कारण बहुत तेजी से हो रहा है, और आय के इस बड़े अंतर के कारण उत्तर और पूर्व, नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट से भारत के लोग साउथ और वेस्टर्न इंडिया के जो औद्योगिक राज्य हैं, जहां स्टेज 3 का डेवलपमेंट हो रहा है, जहां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर्स का हब बन गया है, की ओर श्रमिकों का, मैन पावर का, लेबर्स का लगातार माइग्रेशन हो रहा है, जिसके कारण इन राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो इन राज्यों के बुनियादी ढांचे पे लगातार दबाव बढ़ रहा है, और दबाव के साथ साथ राजनीति भी सामने आ रही है। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए किस तरह की स्थिति बन गई है। आप कर्नाटका में भी देखिए तो रिएक्शन सामने आता है, तमिलनाडु में भी रिएक्शन सामने आ रहा है, और वहाँ जो लगातार माइग्रेशन हो रहा है वह देश के अंदर एक नए तरह का राजनीतिक तनाव सामने लेके आ रहा है। और भारत का जो फेडरल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फेडरल सिस्टम है इस देश का, उसके लिए चुनौती उत्पन्न हो रही है, क्योंकि यदि देश के ही अंदर एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ इतना गैप हो जाएगा कि एक समय में एक राज्य यदि 6 रुपीज वहाँ एवरेज इनकम हो रहा है, तो उसी समय नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट में 1 रुपीज का इनकम हो रहा है। यह जो गैप है, आप सोच के देखिए कि ये पूरे जीवन स्तर पे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। इसके कारण माइग्रेशन से लेके दूसरे सारे प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, और इस प्रॉब्लम का डायरेक्ट इम्पैक्ट आप देश की पॉलिटी में तनाव के रूप में हम देख रहे हैं। और पॉलिटी में जो ये तनाव सामने आ रहा है, इस तनाव के कारण कई बार हमने देखा है कि महाराष्ट्र में वायलेंट तरीके से उत्तर भारत के लोगों को टारगेट किया गया है। आप सोच के देखिए कि जब हम अमेरिका में या दूसरे देशों में भारतीयों को टारगेट किया जाता है तो हम कहते हैं कि ये रेशियल बिहेवियर है, और ये सुपीरियर रेस का मान के, जबकि हम भारत के लोग वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ की इकोनॉमी में, फिर भी हमें टारगेट किया जाता है। यही स्थिति अब देश में इंटरनल माइग्रेशन के कारण उत्पन्न हो रही है कि आज महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, इस डेवलपमेंट में नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया से गए मैन पावर का कितना बड़ा रोल है। लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा है, इन राज्यों की पॉलिटिकल क्लास को, इस राज्य के अंदर एक माहौल बन रहा है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस लेबर क्लास के आने से, इस मैन पावर के आने से, जबकि मैन पावर में दोनों तरह के मैन पावर जा रहे हैं, अनस्किल्ड मैन पावर का भी यदि माइग्रेशन हो रहा है तो स्किल्ड मैन पावर का भी माइग्रेशन हो रहा है। यदि चेन्नई, हैदराबाद या बेंगलोर आईटी हब है तो इसको आईटी हब बनाने में क्या नॉर्थ का टैलेंट का रोल नहीं है? लेकिन पॉलिटी में तो ये तनाव सामने आ रहा है। तो इन राज्यों का तर्क है कि उनके द्वारा जो कमाए पैसे का उपयोग है, क्योंकि वो सभी तरह से डायरेक्ट टैक्स में, जीएसटी में, हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन भारत के 5 और 6 राज्यों से हो रहा है, और इन राज्यों का कहना है कि वो जितना पैसा सेंट्रल पूल में टोटल टैक्स कलेक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन पैसे का उपयोग उनके राज्यों में विकास के बजाय नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में हो रहा है। ये एक अलग तरह की तनाव हमारे देश में सामने आ रहा है।
और साथ साथ उन्होंने जिस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। अब आप देखिए कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक योजना शुरू की है, 2 से अधिक बच्चे यदि आप जन्म देते हैं, 2 से अधिक बच्चों को आप पालते हैं, तो अब पेरेंट्स को इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो कारण क्या है कि उन राज्यों ने जनसंख्या को जिस तरह से अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, उस डेवलपमेंट में, उस पर कैपिटा इनकम में, उस पॉपुलेशन कंट्रोल का भी बड़ा रोल है। यहाँ पर कैपिटा इनकम कम होने का एक बड़ा कारण है कि हमारे बिहार में या उत्तर प्रदेश में या वेस्ट बंगाल में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो आबादी को भी नियंत्रित करना पड़ेगा और साथ साथ इन राज्यों की पॉलिटी, इन राज्यों के पॉलिटिकल क्लास को यह समझना पड़ेगा कि हमें भारत के वेस्टर्न इंडिया और साउथ के इंडिया के डेवलपमेंट के साथ हमें कंपीट करना पड़ेगा। और अब कंपीट करने के लिए आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो लगातार ये 5-6 गुना का जो अंतर है ये और बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। और अंततः भारत के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट है कि एक भारत और एक इंडिया है, तो वेस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया इंडिया कहलाएंगे और ये भारत कहलाएगा। इंडिया का मतलब है कि जो डेवलप रीजन हो जाएंगे, भारत का मतलब कि जहां पर कैपिटा इनकम कम होगा, लाइफ के सारे पैरामीटर्स पे लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे। ये अंतर कैसे खत्म होगा, एक बड़ी चिंता का विषय है। थैंक यू।